हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे द पोम डस्ट ऑफ स्नो क्वेश्चन आंसर। किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन की 4-5 टाइप है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पहले जो क्वेश्चन टाइप है वो है आपके एमसीक्यू टाइप, यानी कि आपको कोई भी एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, लाइक स्टैंजा लिख के दे दिया जाएगा और फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन केस एमसीक्यू आपको 3 या 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको उनमें से एक टिक करना होगा। ठीक है। दूसरी टाइप आती है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपको क्वेश्चन लिख के दे दिया जाएगा, उसका आपको आंसर लिखना है 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में। और तीसरी टाइप होती है आपकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चौथी टाइप होती है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लाइक आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे, इसको आपको 30 से 40 वर्ड में आंसर लिखना होगा, वो हो गया आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं, हमने कोई पोएम पढ़ी थी लास्ट अपने लेक्चर में कि द डस्ट ऑफ स्नो, ये किसने लिखी है पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है। इसकी जो आपके 4 यहाँ पर लाइन दी गई है, पहला स्टैंजा दिया गया है, इसको आपको एनालाइज करना है, पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए उनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है। तो पढ़ते हैं। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये पहला स्टैंजा है आपकी पोएम का। इसमें क्या है कि क्वेश्चन पहला पूछा गया, हु इज द कंपोजर ऑफ लाइंस। ये जो लाइन लिखी है आपने, इसके कंपोजर कौन है, यानी कि इसके जो पोएट है इस पोएम के, वो कौन है। तो बहुत सारी पोएम आपकी बुक के अंदर दी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर पोएम के आपको पोएट का नाम याद होना चाहिए। वो पोएट का नाम या तो आपसे लिखवा भी सकते हैं, तो आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोएट का नाम है वो आपको एमसीक्यू में दे दिया जाता है, तो आपको पहचानना होता है कि कौन सी पोएम की कौन सी लाइन दी गई है और वो लाइन किस पोएम से दी गई है और वो पोएम फिर किस पोएट ने लिखी है। ठीक है। जैसे कि ये पोएट का नाम तो पता है आपको, इस पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेकंड ऑप्शन है W.B. यीट्स और थर्ड ऑप्शन है आपका लेस्ली नॉरिस। तो आपको बताया इसे कंपोजर कौन है, इसे कंपोजर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। तो पोएट का जो मूड क्या था शुरू में, जब पोएम आपकी शुरू हुई थी, तो हमने पढ़ा था कि पोएट जो थे हमारे काफी ज्यादा सैड थे। ठीक है। तो वो सैड होते हैं, सैड होने के बाद वो किसी पेड़ के छांव में जाके नीचे बैठ जाते हैं, रिग्रेट करते हैं, और उसके बाद उनपे क्या है, क्रो है ना, उनपे थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो पेड़ की टहनी को हिलाती है, उनपे थोड़ी सी क्या है, डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है, जिसकी वजह से उनका मूड पूरा चेंज हो जाता है। तो पहले उनका मूड कैसा था? उनका पहला मूड अपसेट था, सैड था, सोरो था। ठीक है। ऐसे कोई वर्ड अगर आपको मिल रहे ऑप्शन में तो आप टिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सैड, दूसरा ऑप्शन है हैप्पी, तीसरा ऑप्शन है एक्साइटेड। तो आपको पता है कि शुरू में या भी स्टैंजा ही पढ़ो, द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो इस स्टैंजा से पता चल रहा है कि जो हमारा पोएट है, उनका जो स्टार्टिंग में जो मूड था वो हैप्पी तो नहीं लग रहा इस पोएम में, ना ही वो एक्साइटेड थे। स्टार्टिंग में वो क्या थे? वो सैड थे। आवर पोएट वाज फुल ऑफ ग्रीफ, सैडनेस एंड ही वाज आल्सो इन डिप्रेशन। तो थर्ड आप कह सकते हो, थर्ड तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि राइमिंग स्कीम किसी पोएम में कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है लिखने के लिए कि आपको 3 में से एक राइमिंग स्कीम पहचाननी है कि कैसे आप राइमिंग स्कीम किसी पोएम की निकालेंगे। हम एक बार फिर से बता देते हैं राइमिंग स्कीम क्या होती है कि कोई भी जो पोएम होती है उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, वो कौन कौन सी लाइन में रिपीट हुए हैं, उससे हम राइमिंग स्कीम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लाइन है आपकी स्टैंजा की, इसमें लास्ट वर्ड जो है आपका क्रो है, क्रो में जो साउंड आ रहा है उस साउंड को अगर हम ए कह देते हैं, लेट दिस साउंड बी ए। दूसरा जो लाइन है आपकी द शूक डाउन ऑन मी, इसका जो लास्ट वर्ड है वो मी है, मी में जो आवाज आ रही है साउंड को हम क्या कह देते हैं? बी साउंड कह देते हैं। ठीक है। थर्ड जो आपकी लाइन है द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, स्नो में क्या है आपका जो साउंड है वो कौन सी क्रिएट हो रही है? वो राइमिंग साउंड क्रिएट हो रही है। कौन सी किसके सिमिलर है? वो क्रो के सिमिलर है, तो इसलिए इसको नाम ए बोलेंगे। ये नई साउंड नहीं है, क्योंकि क्रो और स्नो दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसलिए क्रो को भी हमने ए साउंड बोला है और स्नो को भी हमने ए साउंड बोला है। ठीक है। मी जो है इनसे डिफरेंट है, इसलिए हमने मी को बी साउंड बोला है। ठीक है। फोर्थ लाइन देखते हैं, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ट्री भी आपका सिमिलर साउंड कर रहा है बी के, तो यानी कि जो बी साउंड है वही ट्री की होगी। तो इसलिए राइमिंग स्कीम आपकी निकल गई स्टैंजा की, वो क्या है? ए बी। ठीक है। अगर ये किसी ऑप्शन में है तो आप निशान लगा सकते हो, जैसे कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा, ऑप्शन ए बी, ये नहीं है, ए बी सी डी ये भी नहीं है, ए बी, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरह के हम एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप इन्हें इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां पर आपको सेंटेंस या वर्ड में आंसर देना होता है।
ठीक है। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स यूज्ड बाय पोएट इन द पोम। तो आपने पोम पढ़ी थी, इसमें कुछ क्रिएचर्स या कुछ सिंबल्स का यूज किया था पोएट ने अपनी जो फीलिंग्स है या अपनी स्थिति को या अपनी जो भी कंडीशन थी उस वक्त उसको दिखाने के लिए, पोम में समझाने के लिए उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर ही पूछा गया कौन से वो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर्स नहीं, नेगेटिव कैरेक्टर्स। कौन से नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं आप इन लाइनों को पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि द वे क्रो, क्रोस में नेगेटिव कैरेक्टर है। जो किसका सिंबल था, वो था सिंबल था सोरोनेस का, और तो आपका था सिंबल था आपका इनऑस्पिशियसनेस हो गई, सैडनेस हो गई, इतनी भी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिविटी है, उस सबका सिंबल क्रो था आपका। ठीक है। दूसरा कौन सा क्रिएचर था, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री हमने पढ़ा था, एक पॉइजनस प्लांट होता है, ठीक है, जो काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। तो उसको इस पोम में यूज करने का मतलब यही है कि जो आपकी पोएट है उनकी लाइफ में जितना भी डिप्रेशन, इतना भी ग्रीफ, इतना भी रॉन्ग टाइम चल रहा है उनका, वो सब हेमलॉक ट्री और क्रो के द्वारा डिपिक्ट किया गया है। तो ये दो क्रिएचर्स नेगेटिव है इस पोम में, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। आगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएंगे या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएंगे। आपको सिर्फ ध्यान रखना है अपनी वर्ड लिमिट का। अगर आप 30 to 40 वर्ड्स अपनी वर्ड लिमिट रखते हो तो वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। अगर अपनी वर्ड लिमिट आप थोड़ी एक्सटेंड कर देते हो 80 to 100 वर्ड्स, 100 to 120 वर्ड्स, तो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। इसकी आपकी जो वेटेज होती है वो 6 मार्क्स से 8 मार्क्स होती है। ठीक है। तो उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए, इन्हें आप लॉन्ग भी रख सकते हो, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज फॉर यूज इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोम डस्ट ऑफ स्नो। तो उसमें सेंट्रल मैसेज के बारे में पूछ रहे हैं कि जो हमारी हेक्टिक लाइफ होती है, परेशान लाइफ होती है, इस लाइफ से, जो हमारी लाइफ है, इस लाइफ से हम कुछ मोटिवेशन लेने के लिए हम इस पोम जो डस्ट ऑफ स्नो है उससे क्या मोटिवेशन है, क्या सेंट्रल आइडिया या क्या सेंट्रल मैसेज ले सकते हैं। ठीक है। हमने जो अपने लास्ट लेक्चर था उसमें सेंट्रल आइडिया पढ़ा था और लिखवाया भी था। अगर आप उससे रिलेट कर पाए तो वहां से आपको कुछ लाइनें पिकअप करके अपने शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है कि सेंट्रल मैसेज की हमारी लाइफ में क्या क्या बुरा चल रहा है और डस्ट ऑफ स्नो पोम से क्या सीखा। जिस तरह से उस डस्ट ऑफ स्नो ने जो हमारे पोएट हैं उनका मूड पूरा चेंज कर दिया। उनका जो टाइम था काफी ज्यादा, जो वो रिग्रेट में परेशान होकर गुजारते, अब वो जब उनका मूड चेंज हो गया वो सारा टाइम उनका बच गया। अब मूड चेंज होने के बाद उन्होंने अपने उस टाइम को अच्छे कामों में आप इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो वही चीज आप सेंट्रल मैसेज की यहाँ से एग्जांपल लेके लिखा सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू। आप कुछ भी की पॉइंट्स बता सकते हैं यहाँ से, कैसे क्रो आई, उसने डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर शेक इट करी और उसके बाद जो पोएट का मूड चेंज हो गया। ऐसे ही हम छोटी छोटी चीजों से काफी चीजें को सीख सकते हैं। व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये दोनों क्वेश्चन है सिमिलर। ठीक है। लेकिन दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछे गए, इनके आंसर आपके सिमिलर ही होंगे। दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल मैसेज इन्हीं पे घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको समझना है कि इनका जो पूछने का तरीका है वो अलग है। इसमें क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है इस पोम के जरिए, तो उसका मैसेज वही सेम रहेगा कि कैसे आप परेशान होते हो अपनी लाइफ में, कैसे अपनी लाइफ में आप छोटी छोटी चीजों को देखकर खुश हो सकते हो और जो अपना टाइम है जो वेस्ट होगा आपका रिग्रेट में या परेशान रहकर, उसे यूजफुल थिंग्स में लगा सकते हो। ठीक है। तो अगर आप इसकी वर्ड लिमिट रखना चाहें 30 to 40 वर्ड्स तो शॉर्ट आंसर में आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंथी करना चाहें तो आप कुछ और वर्ड्स ऐड कर सकते हैं अपने पास, अपने शब्दों में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, कैसे पोम से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।